सकते हैं कि बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि कल हमारा क्लैट का रिजल्ट आया है लेट नाइट लगभग 8 बजे के आसपास। और इतना एक्साइटिंग रिजल्ट, छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अचीवमेंट्स इस छोटे से शहर में दी हैं। मैं इस खुशी के अवसर पर जो मेरे अभिभावक साथी आए हैं, जो हमारे मीडिया के साथी आए हैं और जो बच्चे हैं, मैं सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और जिन बच्चों ने इस शहर में एक इतना सुंदर माइलस्टोन स्थापित किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं क्रॉस एंड क्लाइम एकेडमी 2015 में हमने स्टार्ट की थी। ये एक बहुत ही ग्राउंड से हमने ये यात्रा शुरू की। 2 साथियों ने हमने इसमें ये सौपन, ये शुरुआत की। मेरे डायरेक्टर साथी जो देखते हैं एकेडमी को, श्री अशोक हुड्डा जी, और मैं डॉक्टर राजकुमार नरवाल। हमने किसी एक बहुत अच्छे सपने के साथ ये शुरुआत की थी, क्योंकि अभी तक इस शहर में इस तरह के एकेडमी की, इस मॉडल की एकेडमी कोई और दूसरी ना है। शायद नेशनल लेवल पे भी मैं मानूं तो नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक ही सेक्टर पे सभी बच्चों को नीट या आईआईटी के सिवाय शायद कोई कैरियर का ऑप्शन सा दिखाई नहीं देता था। अशोक सर ने जब इसके ऊपर रिसर्च के बाद ये निकला कि सर ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सोशल साइंस और कॉमर्स के बच्चे के लिए कितनी ही अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में है, उसके ऊपर काम के उपरांत हमने इस इंस्टीट्यूशंस की, क्रॉस एंड क्लाइम की स्थापना की थी। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, और आप सभी मीडिया के साथियों से मैं स्पेशल ये आग्रह भी करूंगा कि एक अवेयरनेस हम ये बता पाए समाज में कि कितने कैरियर के ऑप्शंस हैं। अभी हम बात कर रहे थे, एक अभिभावक आए भी हैं कि हमारे बच्चे ने यहाँ से पास आउट, एनएलयू पास आउट के बाद 1 करोड़ से ज्यादा के पैकेज पे उसने अपना करियर स्टार्ट किया है। अभी एक बच्चा हमारा जापान टोक्यो से आया है, उस बच्चे ने 80 लाख प्लस के पैकेज के साथ करियर की शुरुआत है। तो इसमें इतनी अपार संभावनाएं हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ बच्चों में अवेयरनेस की कुछ कमी होने की वजह से चीजें नहीं थी। और इस जर्नी में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उन अभिभावकों का, उन बच्चों का, जिन्होंने क्रॉस एंड क्लाइम में एक विश्वास किया, ट्रस्ट किया। जब जब भी कोई चैलेंज आए उसमें हमारे साथ खड़े हुए। और बच्चों ने इतनी मेहनत करके, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आज मीडिया का साथी लिखे और हम बता पाए कि हिसार इस सेक्टर में हब बनने की तरफ अग्रसर है, और ये सारा क्रेडिट बेटा जी आप लोगों को जाता है, ये सारा क्रेडिट उन अभिभावकों को जाता है जिन्होंने इस विश्वास के साथ इस यात्रा में हमारा साथ दिया। देखिएगा, कल ही की तो बात है, पता ही नहीं था कब 2015 में सिर्फ 8 बच्चों के साथ इस इंस्टीट्यूशन की स्टार्ट हुई, और आज में पहली लिस्ट में, अभी सर जल्दबाजी में 27 बच्चे हमारे लगभग 3500 से रैंक से नीचे आए हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, 27 बच्चे। लास्ट की काउंसलिंग तक ये फिगर 60 से 70 तक चली जाएगी हमारी। और इसमें मैं बहुत बहुत मेरी बिटिया को मुबारक देता हूँ, ईरा सिंह को, जिसने पूरे देश में 21वां रैंक हासिल किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे शहर से एक आध सीजीआई बने हैं, हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। और हम शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन में इन बच्चों में से कोई उस पोजीशन तक जाएगा। मैं ऐसी इनके आशीर्वाद देता हूँ, ये बच्चे वहां तक पहुंचेंगे। लजल बिटिया है मेरी, 41वां रैंक लिया है। वो बिटिया अपनी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया 2nd रैंक लिया है। मतलब पता ही नहीं है बच्चे कहाँ मतलब जाएंगे। अनवी है, 105वां रैंक है। दिवांशी है, 181वां रैंक है। ये बहुत बड़ी लिस्ट में सभी साथियों के सम्मुख पेश करूंगा।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शायद कल जो अशोक सर ने बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल के टीचर थे, जेएमएस स्कूल से नौकरी छोड़ने के उपरांत इस टीम को लीड किया। मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो हम हासिल कर पाए, जो हमारे पास एक टीचरों के रूप में एक जो टीम है, किस तरह से बच्चों से कनेक्ट करके रहते हैं, और शायद पूरे भारतवर्ष का एक रूप यहाँ देखने को मिलता है। कोई साथी हमारा हैदराबाद से है, कोई साथी हमारा लखनऊ से है, कोई साथी हमारा पटना से, पूरे इंडिया से हम यहाँ बैठ करके और इन बच्चों को अपनी तरफ से 100% गाइड करने का प्रयास करते हैं। और उसमें ये जो शुरुआत इन बच्चों ने लास्ट ईयर के भी, मैं आपको कहूँ ये नहीं कि अभी हमारा हाल सडन रिजल्ट है, लास्ट ईयर सर 63 एडमिशन हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में थे। अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत गलत नहीं हूँ कि, और इसमें मैं सभी साथियों से ये संज्ञान में लाने की बात है, वैसे तो मैं ये मानता हूं कि टोटल 26 नेशनल यूनिवर्सिटी देश में है, ऑल हैव द इक्वल फुटिंग, बट जो जैसे पहले बनी उसका पहला रैंक, दूसरी बनी दूसरा रैंक, तो एक हम रेटिंग कर बैठते हैं। तो उस रेटिंग में हम मानते हैं कि एनएलयू बेंगलोर और एनएलयू दिल्ली लिटिल बिट बेटर मानते हैं। तो मुझे बताते हुए बड़ा गर्व, एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें हमारा बच्चा बेंगलोर या एनएलयू दिल्ली नहीं गया। लास्ट ईयर हमें बड़ी खुशी हुई थी, एनएलयू दिल्ली के रजिस्ट्रार ने हमारे सर अशोक सर को वहां उनके कन्वोकेशन में इनवाइट किया, क्योंकि ये बच्चे वहां जाकर के जो परफॉर्मेंस देते हैं, वहां के जो टॉपर्स, एनएलयू का टॉपर जो है वो आपके इस छोटे से इंस्टीट्यूट का बच्चा ही है। उसका कारण क्या है कि जो टीचरों की मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीचिंग अप्रोच है, वो अप्रोच वहां उन बच्चों को यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना के भेजती है कि उन बच्चों को वहां जाने के बाद कोई चैलेंज नहीं आते हैं। तो आज इस छोटी सी खुशी के मौके पे आप साथियों को एकत्रित किया, और मैं चाहूंगा कि मेरे मीडिया के साथी हमारे अभिभावकों से, हमारे टीचरों से, हमारे बच्चों के, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आप देखेंगे कि एक मार्केटिंग की होड़ भी लगी रहती है कि आज फ्रेंचाइजीज हैं, 10,000 में रिजल्ट कहीं का पब्लिश कहीं करते हैं, वो मार्केट को मिसलीड भी करता है। मैं उस बात को भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि इतना ऑर्गेनिक एक परिवार की तरह आपको यहाँ सारी चीजें देखने और समझने को मिलती हैं। तो आप लोगों ने हमारी एक छोटे से आह्वान पे आज यहाँ आकर के जो कष्ट किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और फिर एक बार मेरे इन बच्चों को मैं बहुत बहुत दुआओं के साथ, अब मैं मीडिया के साथियों से चाहूंगा कि आप अपना जो इंटरेक्शन का प्रोसेस करें। थैंक यू वेरी मच। जब एक बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, उसमें हम जीवन में जो बात करते हैं, 3 बड़े सेक्टर की बात करते हैं। एक सेक्टर बोलते हैं हम कारपोरेट सेक्टर, एक सेक्टर को हम बोलते हैं यूपीएससी, एक सेक्टर को हम बोलते हैं जुडिशरी। सिर्फ एक ये ऐसा बच्चा, सिर्फ एक ये ऐसी एजुकेशन हमारे भारतवर्ष में है जहां ये बच्चा तीनों सेक्टरों में राठी जी एलिजिबल रहता है, और एक भी ऐसी पढ़ाई नहीं है कोई बच्चा तीनों सेक्टर में करियर बना पाए, चाहे वो कारपोरेट में, चाहे वो यूपीएससी में, चाहे वो जुडिशरी में जाए। अगर ये बच्चे जुडिशरी में जाते हैं या कॉर्पोरेट में जाते हैं, क्या पैकेज रह सकता है? अभी जैसे मैंने आपको शेयर किया, हमारा बच्चा यहाँ का अक्षय चोपड़ा, और वो टोक्यो वाले बच्चा क्या नाम सर, अंशुल, अभी उसका 1 करोड़ प्लस का पैकेज है। अंशुल 80 लाख प्लस के पैकेज पे गया है। एवरेज एनएलयूज का जो पैकेज जाता है सर, वो 15 से 25 लाख रुपए का जाता है, जो एवरेज प्लेसमेंट बच्चा हम ले पाते। किसी भी एनएलयूज की बात करें एवरेज की, टॉप एनएलयूज में अब वो 50 के ऊपर रहते हैं बच्चे सर। आमतौर पर ये माना जाता है ना कि ये सेक्टर है जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके पास ज्यादा कैरियर के ऑप्शन। फिलहाल सर आपने कही दिया कि माना जाता है, ये सच्चाई नहीं है। जितनी कैरियर अपॉर्चुनिटी इन बच्चों के पास है, सच में मैं बताऊं शायद ही किसी सेक्टर के पास हो। हमारे पास जब बच्चा, हम सोशल साइंस और कॉमर्स से बच्चा लेते हैं, वो देखिएगा कहाँ कहाँ कैरियर बनाता है। एनएलयू एक सेक्टर है, फिर आइएगा ऑल आईआईएम हैव स्टार्टेड नाउ, 7 हो चुके हैं जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए करवाते हैं।
ये बच्चा वहां डायरेक्ट एलिजिबल है। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज सर 40 से 50 लाख रुपए का है। हम हमारे बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं जा करके। फिर नेक्स्ट कैरियर पे आ जाइएगा, जितना बच्चा यूपीएससी एस्पायरेंट है, जितना बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी की बात करता है, जो एंट्रेंस टेस्ट में ये बच्चे आज दक्ष हैं, ये तो +2 में है। अगर आज ये एसएससी एचएसएससी इन एग्जामों में इन बच्चों को बिठा दो ना, दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन दो स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी नींव इतनी मजबूत हो चुकी है। आप देखिएगा ये बच्चे जेएनयू, सेंट स्टीफन, मिरिंडाज, टीस, बीएचयू, जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट देश के हैं। होटल मैनेजमेंट में हमने आपको लास्ट ईयर बताया, वी ग्रैब द ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक हमने ग्रैब किया। मैं मानता हूं कि आज होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री फॉरेन का एक पासपोर्ट है। आप वहां से जाकर बच्चे कितने प्लेस हो रहे हैं हमारे। तो इसमें सर बहुत डाइवर्सिफाई करियर अपॉर्चुनिटीज है। सर जैसे आपने अभी होटल मैनेजमेंट की बात करी, क्या पूसा में भी आपके अपेयर होते हैं? यस सर, लास्ट ईयर सर जो पूसा में उसकी अपेयर फर्स्ट रैंक थी वो बच्ची भी पूसा के अंदर ही है। पूसा सर, बेंगलोर, पूना, जो ऐसे 9-10 इंस्टीट्यूट तो ऐसे ही सर जिसमें 100% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। पता नहीं कहाँ, मतलब हमें बच्चों को अवेयरनेस की वजह से, और इतना पोटेंशियल इन बच्चों में होता है। मैं सच में बोलता हूँ, हम तो इतनी लंबी जर्नी इन बच्चों के साथ जीते हैं, मतलब ये कुछ भी कर गुजरते हैं। सिवाय इनको सिर्फ अगर है तो ये कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं। ये रैट रेस से बाहर आकर के जब काम करते हैं, अब आपके सामने देखिए ना, नेशनल लेवल पे कहाँ चमक गए ये बच्चे। बट आजकल सर देखा जा रहा है पीसीएम की तरफ आज भी वही रुझान है बच्चों का। सर अवेयरनेस, यही मैं कह रहा हूँ कि एक रैट रेस में है। कितना बच्चा हमारे पास पीसीएम को फिर बीच में स्टक करके फिर हमारे पास आता है और आगे बोलते हैं, सर पता ही नहीं था। अब सर ये परमवीर है, 2 साल तक क्या है, ये पीसीएम में था, पहले इसका टारगेट क्या था, जेई था, और उसके बाद क्या है इसने अभी ड्रॉप किया और काफी अच्छा क्या है रिजल्ट लाया। बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे बेटे का, 97 मार्क्स इसके आए हैं। तो ही ग्रैब CCC ऑल इंडिया रैंक 666, तो बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट में जाएगा। तो अब जैसे बच्चे आते तो सिर्फ ये कि भाई पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हमारा, और शायद ये हमें आप से बढ़िया माध्यम नहीं कि हम ये बता पाए कि भाई एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम दिस आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल के भी, नो डाउट उसमें बहुत अच्छी है। बट आप देखिए ना कि आप जिस मार्केट में बैठे हैं, यहाँ 6-8 हजार बच्चा का वो रहता है, आप लोग खुद ही छापते हैं, कितना बच्चा ही साल में वहां जा पाता होगा, कितने एडमिशन इतनी फिगर में दे पाते हैं। यहाँ आप इस इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, आप देखिए इसमें से आपको कितने एडमिशन मिल रहे हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है सर इसमें। सर यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में आई थी और 2 ईयर का मेरा कोर्स था। तो स्टार्टिंग के अंदर पहले आपको जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की स्ट्रीम में, हर किसी के लिए बेस बनाया जाता है पहले, ताकि आप बाद के अंदर एक स्पेसिफाइड जो आपकी टारगेट है उसके टूवर्ड्स वर्क कर सको। उससे पहले एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनती है जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपके बेसिक्स होते हैं उन सबको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने क्लैट और एलेट के लिए तैयारी शुरू करी, तो उसके बाद आपको एक स्पेशलाइज्ड कोर्स पूरा अच्छे से मिलता है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको बहुत मतलब अब मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है इस टाइम में, तो उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो फिर यहाँ पे हर टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है कि आपको, जैसे मेरे को लगता है कि जेई का जो थोड़ा सा माहौल होता है वो थोड़ा टॉक्सिक टाइप होता है। यहाँ पे आपको बहुत 100% हर टीचर बैक करता है और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि आप इस जर्नी के अंदर अकेले हो। तो आपका क्या लक्ष्य है, आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं? मैं कॉर्पोरेट के लिए एम कर रही हूँ अभी तो। तो अभी आपका क्या चॉइस रहेगा, एनएलयू में आप एडमिशन लेना? हाँ जी। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे और किस तरह की तैयारी करते थे? सर ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि कंपेयर्ड टू जेई नीट जिसमें आपको 8-10 घंटे की इंटेंस रिगरस पढ़ाई चाहिए होती है, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपके एप्टीट्यूड पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसमें अगर आप कम आवर्स में एक बेटर एप्टीट्यूड के साथ बेटर प्रैक्टिस और स्मार्ट वर्क करते हो तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो 6-7 घंटे की रेंज में। मोस्टली पेरेंट्स तो यही करते हैं कि आईआईटी जाइए, मेडिकल जाइए, तो आपके पेरेंट्स ने इस तरह का अलाउ किया कैसे? सर थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने
उन्होंने डे 1 से मुझे वो फ्रीडम दी थी कि मुझे जो फील्ड चूज करनी है मैं उससे चूज कर सकती हूँ, और मेरे को लॉ की तरफ इंक्लिनेशन था तो मैंने presently and I have secured an all India rank of 105. तो आपका क्या टारगेट है, आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तो कॉर्पोरेट सेक्टर ही एम किया है। NLU में एडमिशन and I am working as professor of mathematics in Gurugram Basic University. और जो मेरी बेटी हर्षिता, उसका जो है 444 है रैंक ऑल इंडिया में। तो जब भी 10th करते हैं और नॉर्मली 95 प्लस आने के बाद जो है कॉमन सा क्वेश्चन होता है, सभी का होता भी है। अभी मेरे से कई बार पूछते हैं भी क्या मैड है या नॉन मैड है, तो उस टाइम सर्वे किया तो मुझे भी यही लगा, इन्होंने जैसे बताया भी एक इस रेस से अलग से भी ये कन्वेंशनल है भी मेडिकल में इस तरह का, मैं इंजीनियरिंग का भी टीच करता हूँ, इस तरह का रहता है। मुझे लगा कुछ अलग से ट्राई किया जाना चाहिए, और आज की सोसाइटी और उसको देखते हुए मुझे इस सेक्टर में काफी पॉसिबिलिटीज लगती है। सर से भी बात कर रहा था, मैंने कहा साइकोलॉजिकल, क्योंकि इश्यूज आज के दिन बहुत बढ़ रहे हैं। लीगल इश्यूज भी आप देखोगे तो कंपनीज के ओवरऑल भी आप चेक करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और सेक्टर बहुत प्रोमिसिंग है। प्लस बच्चा अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो मेरी फैमिली से डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो उनसे भी सलाह, जब भी पेरेंट डिसीजन लेते हैं तो अलग अलग जगह जाके अपना डिस्कशन होता है। तो उनका ये था कि मेडिकल लाइन में जो है खुद की लाइफ इतना एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन सोसाइटी में उनकी भी जरूरत है। हम ये नहीं कर सकते कि उस फील्ड में ना जाएं, रिक्वायरमेंट उनकी भी है। तो एक इस तरह का सेक्टर है जहाँ बच्चा अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकता है, बहुत रिस्पेक्ट है इस प्रोफेशन की, सोसाइटी की सेवा सर्विस भी कर सकता है, और एवेन्यूज तो बहुत हैं, और ये बच्चे करेंगे। जब इस लेवल पर इस मतलब इस बेस के साथ इन्होंने तैयारी की है तो आगे भी अच्छा करेंगे। और एकेडमी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ने भी आता था और लेने भी आता था। तो मुझे याद है 9 बजे छोड़ने आता था तो अशोक सर जो है 9 to 9:15, और बच्चे भी 9:15 के बाद मुझे लगता है इन्होंने अलाउ भी किए होंगे, 9 बजे ही सभी आ जाते थे। तो 9 to 9:15 जो है ये एकेडमी के बाहर रहते थे, पहले सेक्टर 15 के उधर थे और यहाँ भी। और लंच टाइम में जब बच्चे निकलते थे उस टाइम भी ये गेट पे होते थे, और इवनिंग में भी, क्योंकि एकेडमी जो मैं सेक्टर 13 की मार्केट में आता हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा दूसरी तरह का है। और प्लस होने के बच्चे मैंने स्मोकिंग करते हुए भी देखे, गाड़ी में बैठ के ड्रिंक करते हुए भी देखे इस तरह के, और गर्ल्स स्टूडेंट वहां से निकलते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है। वो भी अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ का प्लस एक फीडबैक जो इनकी जो थी बहुत जेन्युइन होती थी, सारे टीचर से मिलते थे। अगर बच्चा, ये स्टेज एक ऐसी है 10th के बाद डिस्ट्रैक्शन होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है, एज भी इस तरह का है। तो फीडबैक जो और 1-to-1 केयर, अगर बच्चा 1% भी थोड़ा सा भी डेविएट लगता था तो उसी टाइम जो है ये बताते थे। पीटीएम पे भी सभी टीचर से तो एक फीडबैक भी बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक आता था, और फैमिली की तरह ही रखते थे, क्योंकि घर तो हम पेरेंट्स हैं, यहाँ तो यही पेरेंट्स थे। तो उन्होंने काफी अच्छे से किया है। और थैंक यू सर। आप अंदर की साइड आ जाओ, फिर आप थोड़ा सा चेयर थोड़ा बैक कर लो आराम से।